बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है, आज मुझसे बात करने जा रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स पे स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जारी है और मिलिट्री कोर्ट्स को पाबंद किया गया था कि वो स्टे ऑर्डर के होते हुए अपना फैसला नहीं सुना सकती। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया गया था, जिस पर एक 5 रुकनी बेंच ने ये स्टे ऑर्डर जारी किया। लेकिन बाद में जब ईद उल फितर का मौका था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाए जिनकी रिहाई बनती है। इस हद तक जो है वो कुछ लोग रिहा भी हुए, लेकिन आज 1.5 साल होने को है इस केस का फैसला जो है पेंडिंग है और मिलिट्री कोर्ट्स में जो सानिया 9 मई के मुकदमात थे वहीं के वहीं हैं। इस मिलिट्री कोर्ट्स में जो सानिया 9 मई के मुकदमात हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और करने जा रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने ऐलान किया है कि वो 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च के नाम से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। ये तहरीक किस हद तक कामयाब होगी, इससे पहले भी सर पे कफन बांध के आएंगे, वापस नहीं जाएंगे और जो होना है हो जाएगा। पहले भी लॉन्ग मार्च हुआ, यहाँ पे डी चौक में जलाओ गिराव हुआ, अली मीन गंडापुर साहब पहुँचे, जलसा हुआ संगजानी में, लाहौर में जलसा हुआ, और अब जो इस्लामाबाद मार्च होने जा रहा है वो किस हद तक कामयाब होगा, ये भी एक सवाल है। और क्या तहरीक इंसाफ उन लोगों को, उन कारकुनों को निकाल पाएगी जो घरों में बैठे हैं, या जो इख्तलाफात चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो किस हद तक उस पर असरअंदाज होंगे, ये भी मामला है हमारे सामने। और फिर हुकूमत के मामला किस तरफ जा रहे हैं। हुकूमत में सुनने में ये आ रहा है कि काबीना में जो है वो रद्दबदल किया जा रहा है और काबीना अरकान की तादाद जो है वो बढ़ाई जा रही है। कौन कौन वजीर आ रहा है उसमें, और जो IMF का वफद इस्लामाबाद में है उसका क्या बनने जा रहा है, ये सारे मौज़ूआत आज हम करेंगे डिस्कस। लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हफ़ीज़ एहसान अहमद साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं। हफ़ीज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और खेलदार साहब मुस्लिम नून से आपका तल्लुक़ है, खेलदार साहब आपका शुक्रिया। अदर सिद्दीक़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, एक तो मैं बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है सर, आज कोई 1.5 साल होने को है और इस पर जो है वो मुख्तलिफ सवाल उठाए जा रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का क्या बनेगा, क्या जायज़ हैं नहीं जायज़, क्या दुनिया में जो मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, और फिर जो सानिया 9 मई के मुकदमात में जो मुलव्वस लोग हैं वो भी जेलों में अंदर बंद हैं, कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो ज़ाहिर बात है वो रिहा या उन पर सज़ा जज़ा नहीं हो पाएगी। तो क्या मुस्तकबिल है सर इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, आपका जो इंट्रो आया है उस इंट्रो के अंदर देखा जाए तो आपने 6 पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया है और 6 का मैं क्विकली जवाब देता जाता हूं, फिर हम इस पर बात। आपका पहला सवाल ये था कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये केस कहाँ जाएगा जो इस वक्त अपील की सूरत के अंदर पेंडिंग है, जो 23 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट आई थी। उस जजमेंट के बाद जो है वो मामला जो था वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आई, उसको 13 दिसंबर 2023 को उसको सस्पेंड कर दिया। और उस सस्पेंशन के बाद हुआ ये है कि इस वक्त जो आपका लॉ है जिसको अल्ट्रा वायरस किया गया था वो लॉ रिवाइव कर गया है, और उसके अंदर जो 103 लोगों की लिस्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई है, उनके अलावा जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट की वायलेशंस करेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किए जा सकते हैं और उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, ट्राई भी किए जा सकते हैं और उनको सज़ा भी दी जा सकती है और सज़ा सुनाई भी जा सकती है। दूसरा ये है कि जो ये 103 लोग हैं इनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने जब इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर उस ऑर्डर को सस्पेंड किया था तो उन्होंने कहा था कि जिनकी सज़ाएं आप समझते हैं कि उस पीरियड से कम है उनको आप रिलीज़ कर दें और बाकी आप उनकी सज़ाएं अनाउंस नहीं करेंगे, आप ट्रायल कंप्लीट करें। मीनिंग देयर बाय है कि आपका ट्रायल जो है वो मुकम्मल होंगे और उसके अंदर सज़ा इसलिए आप नहीं सुना सकते कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका हुआ है। तीसरा उसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो 23 अक्टूबर का फैसला था जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को कहा था कि आप ट्राई नहीं किए जा सकते, क्या वो पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था? वो फैसला पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं था। उसकी 2 वजह थी। एक उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर 52 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स जो है 1975 से लेके इस फैसले के पहले तक मिलिट्री कोर्ट्स की जितनी भी लीगैलिटी है, जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट्स, सिविलियन
को ट्राई करने की हद तक उनको वैलिडेट करती रही हैं, और चाहे वो 5 मेंबर्स बेंच है या 7 मेंबर्स बेंच है या उससे ज़्यादा बड़े बेंचेस जो है उन्होंने काम किए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है, उन्होंने उस फैसले के अंदर एक डाइसेंटिंग नोट दिया था वो 5 मेंबर्स बेंच के अंदर, और उन्होंने पॉइंट ये लिया था कि जी ये जो फैसला किया जा रहा है हमें नहीं करना चाहिए। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी 5 मेंबर्स बेंच फैसला कर चुका है तो इसको हमें चीफ जस्टिस को भिजवा के उससे बड़े बेंच की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस के मुताबिक ये है कि अगर एक बेंच जो है वो एक फैसला उतने नंबर्स का कर ले तो दूसरा बेंच या उसको फॉलो करे या उससे बड़ा होना चाहिए। तो लिहाजा इसी चीज की बुनियाद के ऊपर उन्होंने डाइसेंट किया, और दूसरा उसकी बुनियाद ये थी कि जो आर्टिकल 8 है उसके नीचे और जो शेड्यूल 1 है, ये लॉज पाकिस्तान के फ्रेमर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे उन्होंने उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन के अंदर डाला हुआ था। ठीक है। अगला ये है कि क्या ये फिनोमिना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है सिविलियंस का? दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज हैं और सिविलियंस अगर जुर्म करते हैं उन्हें ट्राई किया जा सकता है। आगे उन्होंने ये किया हुआ है कि 35 दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स जो है उन्हें बनाया हुआ है और वैलिडेट किया है। वो चाहे एडवांस कंट्रीज हैं, चाहे डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे हमारे जैसे मुल्क हैं, चाहे नेबर्स कंट्रीज हैं, ये दुनिया के 35 ममालिक के अंदर पूरी दुनिया के अंदर है। अगला फाइनल मैं सिर्फ एक चीज कह दूंगा, वो ये है कि एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान के अंदर एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ था, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक इस तरह जाके उसका फैसला किया कि ना उन्हें मैंडेट था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी देर तक आप आर्टिकल 8 के प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, आप किस तरह जो 1968 की 2D1 और 2D12 जो है उसको अल्ट्रा वायरीज कर सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल 1 के अंदर इन लॉज को प्रोटेक्शन दी हो। और दूसरा उस सूरत के अंदर यह है कि जब आप फैसला कर रहे थे तो आपसे बड़ा बेंच यानी कि 5 मेंबर्स बेंच जो था उसने फैसला किया हुआ था, तो आपको जुडिशियल रिस्ट्रेंट करनी चाहिए थी। और तीसरा यह है कि आपने एक रेगुलर प्रोसेस को बाईपास करके आर्टिकल 184(3) के नीचे जाके कॉग्निजेंस लिया, जो नहीं लेना चाहिए था। एक आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज के अंदर जाके किया, और उसी की सिचुएशन ये आई हुई है कि एक ऐसा इशू जिसको पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर या फौज के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट के इदारों के ऊपर जो एक नहीं होना चाहिए था और जिन्होंने किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, वो इस सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है वो या अंदर है या उनको ट्राई नहीं किया जा रहा, और वो स्टेलमेट सिचुएशंस के अंदर है। और आपने पाकिस्तान का जो रेगुलर मिलिट्री कोर्ट जस्टिस सिस्टम है उसको भी स्टेलमेट के अंदर डाल दिया है। तो लिहाजा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है बेंच अब बना है, इसे एट अर्लीस्ट जो है इस चीज को देखना चाहिए और इस चीज का फैसला करना चाहिए। खिलदार साहब, साने APS जब हुआ तो उस वक्त फैसला हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये मुकदमा चलेंगे दहशतगर्दों के, और दहशतगर्दों को सजाएं भी हुई। तो अब जो मामला चला है सानिया 9 मई के बाद, और फिर ये सारी चीज़ें हम देखें कि पहले मिलिट्री कोर्ट शुरू हुए, फिर कहा गया कि ये राइट्स नहीं मिलते जो है वो मिलिट्री कोर्ट में, फिर वजाहत की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर के वो तमाम राइट्स जो है वो मुयसर होंगे जो एक आम मुलज़म को होते हैं। तो इससे क्या एक मैसेज जा रहा है दुनिया में या मुल्क के अंदर के जो मुलज़मान अंडर ट्रायल हैं उनका फैसला नहीं आ रहा? देखें, पहली बात यह है कि आप देखें बरतानिया में 3 दिन में फैसला आ जाता है। कभी रिसेंटली हुआ था, वहाँ इंतशार और फसाद हुए थे, 3 दिन में मुलज़मान को सज़ाएं हो गई और लोगों को पकड़ा गया। इसी तरह अमेरिका में जब हुआ था वो भी कुछ महीनों में उनके फैसले हो गए थे। तो दुनिया में किसी मुल्क का ये कानून नहीं है, कोई कोर्ट ऐसा नहीं है जो अपने इदारों पे, रियासत पे हमला करे और उसको रिलीफ दिया जाए। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें उनको सहूलतकारी मैं समझता हूँ दी गई है नीचे कोर्टों में या सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह ये आप देखें कि ये एक जिसने आपने कहा कि कौमी सलामती का इदारा है, मैं समझता हूँ 9 मई का केस पूरी 25 करोड़ आवाम का है। ये रियासत को अगर इंसाफ नहीं मिलता है, इस मुल्क में बदकिस्मती से 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म था, उनसे ज़्यादती होती है उन्हीं अदालतों में, आम आदमी को जस्टिस नहीं मिलता है। तो ये अगर रियासत को भी इंसाफ ना मिले, ऐसे मुलज़मान जो दिन दिन आते फिर रहे हैं और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा 9 मई हो जाए, नई नई काल देते हैं, नया नया इंतशार फसाद फैलाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारे अदालती निज़ाम को सोचना चाहिए कि ये अगर इस तरह हम इनको छोड़ेंगे तो ये मुल्क के लिए या इदारों के लिए ये कितना जो है ख़तरनाक है। और मैं समझता हूँ कि अब जो 26वीं तरमीम के बाद
आईनी बेंच बनने के बाद मुझे उम्मीद है कि जो है रियासत को भी इंसाफ मिलेगा और आम आदमी को भी इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, रसीद साहब अभी जो है वो होगी मौजूद हमारे साथ। मुझे एक ब्रेक लिखा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रसीद साहब, हम बात कर रहे थे कि जो सानिया 9 मई के मुकदमात पेंडिंग हैं, ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में केस है, स्टे ऑर्डर है, मिलिट्री कोर्ट्स जो है फैसला नहीं सुना सकती, तो किस हद तक सर ये असर पड़ेगा? जो मुलज़मान अंदर हैं उनका जो है वो केस अंडर ट्रायल है, ना वो बाहर आ सकते हैं, ना उनका केस का फैसला हो सकता है। तो एक तो बताइएगा, क्या ये वक्त की ज़रूरत है कि उसका स्पीडी ट्रायल हो, उस केस का फैसला हो, या उसे मुंतकिल कर दिया जाए जो आईनी बेंचेस हैं उसमें? बहुत शुक्रिया आप लोग। सब दो चीजें क्लियर करनी होगी। 9 मई के सानिया के केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कोर्टों में, और वो तकरीबन पाकिस्तान के हवाले से सभी कोर्टों में चल रहे हैं, और जो चालान पेश हुए हैं वो सामने ही हैं। वो अब कितने लोग बरी हो गए इसके अंदर, कितने लोग जो हैं आईओ ने खुद बरी कह रिपोर्टें दाखिल की, अब ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। एविडेंस सफिशिएंट नहीं थी, ये मानना पड़ेगा। आज तक सीसीटीवी फुटेज की बातें होती रही, कोई पेश ना हो सका। इमरान खान पे इल्जाम लगा, और इमरान खान से उनकी भी जमानतें होंगी। बुशरा बीबी में कहा कि वो मुस्कुराती थी, हंसती थी, उनकी भी जमानतें हो गई, बल्कि वो तो बरी होगी ना उसमें। और इमरान खान के हवाले से रिमांड दिया था, रिमांड सेट था, इमरान खान को ताल्लुक नहीं था इस हवाले से। 4 वर्जन अब तक बदले जा चुके हैं। तो जहां तक ये है ना, ये प्रोसिक्यूशन नालायक तरीन है कि उनके पास एविडेंस कोई नहीं थी। जिस तरह के केस हैं वो सामने, हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने किया उनके हवाले से लेके आए ना एविडेंस कोई नहीं है। तो ये वैसे नहीं बात कर रहा, क्योंकि मैं खुद पेश होता हूँ इसलिए मुझे हकायक का पता है। मैं इसलिए तो अदर भाई एविडेंस जो है वो तो हमने भी देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि उन्होंने खुद जो है वो सोशल मीडिया पे जो है फैलाई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक देखें, बाकी मीडिया देखें, और जना हाउस में जाके वो वर्दी वाला बंदा भी हमें याद है कि उसने कैसे वर्दी लड़ाई थी। रोजा फिर अदालतें बंद कर देते हैं, हम ये इसी तरह टीवी पे बैठकर फैसला कर लेते हैं। इसमें कौन सा इशू है? देखें, इस तरह की क्या मॉडल टाउन की एविडेंस आपने नहीं देखी थी, मैंने नहीं देखी थी, हम सब ने देखी थी। क्या हो गया? वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ अंदर आ गए, वो आए आपके सामने। यानी ये एविडेंस, ये इशू नहीं है। मैं इसको किसी कंट्रोवर्सी की तरफ ले जाना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ एविडेंस तो वो है जो कोर्ट में पेश हो। ठीक है, ठीक है, एविडेंस तो वो कंसिडर होगी। चलें सर, चलें आगे बढ़ते हैं। आदिल भाई आगे बढ़ते हैं। जो आज कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से, और अलीमा खान ने उसका ऐलान किया है, और फैसल चौधरी भी उसका ऐलान कर रहे हैं कि इस्लामाबाद मार्च जो है वो 24 नवंबर को शुरू होगा। तो क्या तो रखी जाए सर के लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा? लॉन्ग मार्च में जो लोग आएंगे वो इस्लामाबाद के शहरियों को उसकी लाइफ को जो डिस्टर्ब नहीं होगा? अच्छा, ये आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया। हमारे दौर के अंदर सिर्फ एक बात करके मैं उस तरफ आ जाता हूँ। जहां तक मिलिट्री कोर्टों का है, वो वकला बरादरी उसको नहीं मानती है। वो जब वो आइन में तरमीम होगी तब देखी जाएगी। हम नहीं मानते हैं, अब आज भी समझते हैं राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब आप ऑर्डिनरी कोर्ट के अंदर एविडेंस नहीं लेके आ सके, ये सवाल ये नहीं है कि किसी एविडेंस के ऊपर या विटनेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा मामला खराब हुए, तो इसलिए नॉर्मल में लेके आए तो मिलिट्री कोर्ट में इसका मतलब है जो शॉर्ट कमिंग वो पूरी करने की, वो मामला चल रहा है, वो कोर्ट के अंदर है। वो चूंकि एक दफा सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर चुकी है, वो अपील में देखा जाएगा अपील में क्या होना है। बाकी आइए अगली बात की तरफ। लेकिन जहां तक जो 24 नवंबर की कॉल है ना, वो इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के दी है, और हमें तारीख हम दोहराते चले। हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए। क्या हमने कोई डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए? इनके तो 10,000 डिटेंशन ऑर्डर 2022 में, 23 में 4,770 जो कोर्ट में रिपोर्टें दाखिल की हैं। फिर 487 एक दिन के अंदर लाहौर के अंदर डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ हुए। फिर 144 का निफाज। हमने ये काम नहीं किया, ये मानना पड़ेगा। 3 लॉन्ग मार्च हुए, हमने आने दिया, किसी को नहीं रोका। ये तो खुद रोक के हालात, यानी बंदे के खोद दें, 144 का निफाज कर दें, डिटेंशन ऑर्डर, लोगों को उठा लें, बच्चों को उठा लें, बीवियों खवातीन के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, ये इस दौर में होता है ना। ये हमें बताते रहे वो भाई, लीडर्स के हवाले से बता दें। हमने कहा मार्शल के दौर में भी बीवी बच्चों और औरतों के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये कह रहे हैं जो मुझे अल्लाह ताला गर्क करे ऐसे लोगों को कि जो ये सारा बैठकर ये निजाम लेकर चल रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं ना, हमारा क्या है, हम अदालतों में पेश बददुआएं देना शुरू हो गए हैं। अदर भाई खेलदास साहब, अदर साहब तो बददुआएं दे रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो जाए ऐसे लोगों का।
क्या जो है वो तैयारी क्या है? लॉन्ग मार्च फिर आ रहा है और जो है वो कॉल दी गई है 24 नवंबर की, आज ऐलान भी हो गया। पहले गंडा से फरमाते हैं कि कफन बांध के निकलेंगे और कफन जो है वो बांध के आए सारे लोग फिर बैठेंगे, तो हुकूमत तैयार है? देखें, पहली बात ये कि बेड़ा गर्क पाकिस्तान का ये करना चाहते हैं, 2014 से इन्होंने धरनों से शुरू किया हुआ है। ये तहरीक फसाद और फितना इंतशार पार्टी है। जो आप कह रहे हैं कि ये आएंगे, क्या होगा मुझे बताएं। 25 मई को ये आए थे जब हमने नो कॉन्फिडेंस अप्रैल में मूव की थी, उसके बाद ये 25 मई को खान खुद आया था, वो नाकाम हुआ। उसके बाद नवंबर में ये निकला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट ना हो, वो उसमें नाकाम हुआ। फिर 28 अक्टूबर को वो लाहौर से निकला और जो कि मैं इस्लामाबाद में जाऊंगा खुद आ रहा था, जिसमें जो रास्ते में जो एक ड्रामा हुआ, हमला हुआ, जो भी हुआ, वो वापस चले गए। उसके बाद अभी आपने देखा जो ये जब खान साहब खुद बानी पीटीआई मौजूद था, नाकाम होकर खुद गया था। उसके बाद जितने भी एहतजाज हुए इस हुकूमत में, सारे इनके ड्रामे एक्सपोज हुए। और आप देखें कि आज जो बानी पीटीआई ने कॉल दी है वो किसके थ्रू दी है? एक तो अपनी बहन के उन्होंने आके बात की, दूसरा फैसल चौधरी, जिसको जो मौजूदा क़यादत है उसको मानती नहीं है, जो शदीद उनके इख्तलाफात है। पार्टी का चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर साहब, या अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, ये किधर है? आज होना तो ये चाहिए ना, एक पार्टी का जो डिसिप्लिन होता है उनको एहतजाज डाल देना। वजीर आला को भी ये कहना पड़ा गंडापुर साहब को कि उनकी बहन ने आके कहा है। तो मसलन पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, पार्टी नहीं चाहती जो मौजूदा क़यादत उनकी खुद की नॉमिनेट की हुई है बानी पीटीआई की। तो मैं समझता हूँ ये एहतजाज या ये चाहते क्यों है? बानी पीटीआई जब भी पाकिस्तान स्टेबल होना शुरू होता है, पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज़ होता है, पाकिस्तान आगे जाता है, ये हर 3-6 महीने के बाद ये इंतशार, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल देना, इस तरह की बात करना कि पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार हो, लोग ना आए या खून खराबा हो, ये चाहता यही है इस मुल्क में। बदकिस्मती ये इसमें कामयाबी इसको कभी नहीं होगी। और ये जो हमारा पाकिस्तान है, ना श्रीलंका बनेगा, ना कोई ऐसा इंतशार हम होने देंगे। हुकूमत इनको कोई ऐसे फितने की इजाज़त नहीं देगी, सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं समझता हूँ ये इन्होंने जल्दबाजी में ऐलान तो कर दिया है, मगर इसकी कोई अमली तौर पर शक्ल नज़र मुझे नहीं आ रही है। ठीक है हाफिज़ साहब, जब SCO कॉन्फ्रेंस थी तो उस वक्त एहतजाज था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इंतजामिया के दरख्वास्त पे एक आर्डर पास किया कि कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो जो शहरी हैं, आप न्यूट्रल पर्सनैलिटी हैं, आप लॉयर हैं, तो जो शहरी हैं उनके भी तो राइट्स हैं। पूरी दुनिया में जो है जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई एहतजाज होता है, तो उसका एक सर्टन टाइम होता है, वेन्यू होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो शहरियों के हकूक़ के हवाले से बताइएगा कि जो भी प्रोटेस्ट, चाहे तहरीक इंसाफ का हो, नून लीग अपोजिशन में थी, पीपल पार्टी थी, तो शहरियों के राइट्स भी तो होने चाहिए प्रोटेक्ट। बलोच साहब बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन चूँकि आगे एक पॉइंट आउट किया था मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, सिर्फ मैं क्विकली आके मैं उस पर आऊँगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो 4 चीज़ें जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सेटल डाउन कर चुकी है, और 1975 से लेके अब तक जो है 1 दर्जन के करीब जजमेंट्स हैं। नंबर 1 उन्होंने ये कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अगर सिविलियंस का या रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स का ट्रायल किया जाता है तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन नहीं है। दूसरा उन्होंने होल्ड किया है कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस नहीं है, आर्टिकल 8 के नीचे जो आपको है वो नहीं है। तीसरा उसके अंदर उन्होंने होल्ड इसके अंदर किया है कि जो फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स हैं वो उसके अंदर वायलेट नहीं होते जी। और चौथा उन्होंने ये कहा है कि जो राइट ऑफ अपील है, और वो राइट ऑफ अपील जो है वो अब इंटरनली पाकिस्तान की मिलिट्री एक्ट के अंदर जो है वो दे दी गई है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप उस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, रिट जुरिसडिक्शन के अंदर। और जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो इस वक्त जो एक शख्स है, अगर उसे सिविलियंस को ट्राई किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो उसको 5 फोरम्स अवेलेबल है। पहला उसका ट्रायल कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के अंदर, दूसरा उसकी जनरल कोर्ट की अपील जो है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नॉमिनेट करें, तीसरा आपकी हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन, चौथा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिसडिक्शन, और पांचवा आपकी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 188 के नीचे। तो बार बार इस चीज के अंदर पॉइंट आउट करना कि जी फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस, हाँ एक चीज ये है कि अगर इस चीज को जल्दी कंक्लूड कर
दिया जाता और इनका जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसके अंदर ला के पाकिस्तान के अंदर एंटी टेररिज्म या आपका मिलिट्री कोर्ट्स जो था उसके अंदर अर्ली टाइम के अंदर डिसाइड कर दिया जाता कि जी जो लोगों ने इस हद तक वायलेशंस किए उनको हम मिलिट्री एक्ट के अंदर लेके आ रहे हैं और उसके बाद जो ये लोग हैं हम इन्हें एंटी टेररिज्म के अंदर लेके आ रहे हैं। और एंटी टेररिज्म के अंदर बलोच साहब 7 दिन का ट्रायल लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर आपने उसको मुकम्मल करना है और हमारे सामने और आहिस्ता आहिस्ता जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो बनता गया, फिर उसके बाद चलती गई और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एज यूजुअल जिस तरह पिछले 10-12 साल के अंदर इन मामलात के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि जहां पे चालान जो है वो किसी अदालत के अंदर जमा हो जाए या कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले और आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184(3) की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करें। तो इन सारी चीजों ने हमें इस मैस के अंदर क्रिएट किया है। दूसरा, इसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर पुलिस का या प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो बिल्कुल बिलो द स्टैंडर्ड है कि जिसके अंदर क्या ये है कि आपने ये भी देखा है, आप एक चोरी का मैटर्स भी देख लें, वो प्रोसिक्यूशन के अंदर आपको यही हाल नजर आता है उस चीज के अंदर। तीसरा, हमारी अदालतें जो है उनका भी प्रोएक्टिव एटीट्यूड नहीं है, वो कभी प्रोसिक्यूशन के हाथ पे खेल जाती हैं डिले के अंदर, कभी वो डिफेंस साइड के अंदर खेल जाती हैं और अल्टीमेटली उनकी अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं कि जब आपको पता है कि इसका केस का जल्दी आना चाहिए या 173 की रिपोर्ट 14 दिन के अंदर आनी चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जुडिशल सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सीरियस फ्लॉज हैं जिसको हमारी पार्लियामेंट को एड्रेस करना चाहिए, नहीं तो हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता। और दूसरी जो आपने कहा है वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि रोड्स पे आने की बजाय जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर जाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर जो है ये बार बार जो रोड्स पे निकल के आना जो है ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा है, ना दूसरों के लिए, ना मुल्क के लिए, ना इकोनॉमी के लिए, ना मुल्क के परसेप्शन के लिए। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट जो है ईगो या हठधर्मी जो है उसको छोड़ के इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सब बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग करनी चाहिए। यहाँ लेनी है एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अदर सदीक साहब, क्या सर एजेंडा क्या है इस इस्लामाबाद मार्च का? वही के तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब को रिहा किया जाए और क्या बाकी जो हैं एजेंडा थोड़ा सा बताइएगा कौम को कि क्या एजेंडा लेके आ रही तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को? अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक तो बलोच साहब, मैंने दो मुखालफ लोगों का जवाब देना है तो मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए। एक तो ये ध्यान में रखिएगा जो है ना 9 मई की ये वाक़े और ये कहानियां अब तो कान पक गए हैं बच्चे, यानी रोजाना यही टेप चल रही होती है। भाई कोई तामीरी गुफ्तगू करें भाई। इंतशारी और फसाद तो मुस्लिम लीग नून है, कोई डाउट है इसके अंदर? अदालतों पे हमले करना, सुप्रीम कोर्ट को इन्वेड करना, फिर जजों के घर क्या कुछ करना, जजों की टेपे करना, ये तो सारा वो ये करते रहे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें से दहशतगर्दी के यानी खान से भी दहशतगर्दी लगी हुई है। तो ये जरा दुख और अफसोस इस बात का है कि भाई जाएं जाकर कोर्टों में जाकर एविडेंस जमा कराएं। प्रोसिक्यूशन अभी दूसरे हमारे भाई साहब साहब ने बड़ा आराम से कह दिया सारा, तो फिर इसका मतलब है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सारा फेल है ना। तो आप ये बुनियाद बनाकर फिर तो सारे को रिवैम्प करें ना। आप ये कहना कि जनाब सिर्फ यही केस चूज करके मिलिट्री कोर्टों के अंदर ले जाए, ये इजाजत भी दी जा सकती। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और ये मिलिट्री कोर्ट वगैरह जो बनी है एक किसी खास मकसद के लिए बनी थी। अगर ये होती ना दहशतगर्दों के हवाले से कि जनाब मुल्क में हम दहशतगर्दी को खत्म कर नहीं सके, आपके सामने अभी रिसेंट कितने वाक़े हो गए, क्या हम मिटा सके, क्या हम खत्म कर सके ये सारा करने के बावजूद? लेट बी रियलिस्टिक कि हम राइट टू यानी क्वेश्चन बड़ा अभी आईने पाकिस्तान 1973 दिया, 18वीं तरमीम में राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया हुआ है, तो क्या उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? बिल्कुल होके रहना है। अब आए आपने जब पूछा कि एजेंडा क्या है, एजेंडा भाई माजरत के साथ आज जुडिशल कमीशन कहा था बनाने का ना 9 मई के ऊपर, आज तक बना नहीं सके, बजाय कि उनके पास है ही कुछ नहीं कहने के लिए। अगर कुछ होता तो ये जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ जाते। फिर आज यही बात शारी की तरफ आ जाए, इमरान खान का नाम टीवी पे नहीं चल सकता। हाँ, वैसे लगता है अदर भाई कि ये जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा हुकूमत को। तो सर ये बनाना चाहिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। अब आ जाए, हमारे मुतालबे 4 हैं। 26वीं तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी क़यादों की रिहाई, ये 4 मैंडेट है। क्या इसमें क्या गलत है जी? क्या गलत है इसके अंदर? आपने देखा कि आपके यहाँ मुकर्रना जो थी ना वो 2 तय अक्सरियत तो रखती नहीं थी। 2 तय अक्सरियत कैसे बनाएगी?
वोट खरीदे गए, आर्टिकल 63 को पहले तब्दील किया गया, करवाया गया, ये सामने है। फिर इंतजामिया ऑलरेडी इनकी है, अब तो इन्होंने अदालतें भी अपनी कर दी, यानी जुडिशल कमीशन के अंदर 9 लोग इनके हैं, 8 लोग इनके हैं, पर 5 लोग दूसरी तरफ बैठे। तो वो पार्लियामान ने किया सर, तो पार्लियामान ने किया ना, यानी तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा है। सवाल यही संतोषमेंट है ना कि पार्लियामेंट बदमाशी के साथ जुडिशल कू करके, यानी पार्लियामेंट जुडिशल कू करके अदलिया को अपने कब्जे में ले ले। ये पूरी दुनिया में नहीं होता है, ये मजाक। और ये बैठकर आपने यानी क्या हुआ, क्या आप तहरीक उठाकर देखे ना कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए सिंबल लिया गया, प्रोविडेंट फंडिंग, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया। फिर हमने अब तारीख के दोहराव में सारा कुछ तो देखते आए हैं ना कि हमने क्या कुछ नहीं देखा। और अब कमाल की बात है, आप अदलिया के अलावा आपने एक और काम किया है, जस्टिस काजी फायद ईसा को नवाजने के लिए वो इलेक्शन कमीशन का बड़ा जबरदस्त, पता क्या कर दिया आपने, वो ताक़यामत रहेगा, या ये 217 आर्टिकल में तरमीम क्यों की है अभी आपने, क्या की है आपने? क्या इनएविटेबल है? क्या इलेक्शन कमीशन चाहिए आपको? खुदारा इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए बातें हो रही हैं कि जनाब आपस में बैठ के, किससे बैठकर बातें करें भाई? उस पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट बैठे आइन और कानून को ढूंढ रही है, मैं कर रही है। हुकूमत से पूछता हूँ, खेलदार साहब, उन्होंने डिमांड अपनी दे दी है कि 4 मुतालबात हैं हमारे कि सियासी कैदी जो हैं वो रिहा कर दी जाएँ, इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, जो मुकदमात बाकी हैं उन्हें जो है देखा जाए। तो क्यों हुकूमत फिर इस पर कोई डायलॉग करेगी, बातचीत करने के लिए तैयार है, कोई मामला सेटल हो जाए? नहीं, जैसे आपने फरमाया जुडिशल कमीशन का ये खुद हिस्सा है जी। 26 तरमीम में ये पार्लियामेंट में मौजूद थे। हाँ, थोड़ी देर ये अंदर बैठे थे, जब 9 की बारी आई ये चले गए थे, वापस आया और ये तरमीम मंजूर हो गई। उसके बाद पूरे इस जो पार्लियामानी कमेटी के नाम दिए गए वो इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट को ये जाली कहते हैं, उस पार्लियामेंट में ये मौजूद है, बैठे हुए हैं, अपोजिशन लीडर भी है, सारा बिजनेस अभी लास्ट वीक जो है कमेटियों का भी चेयरमैनशिप भी ले ली, सारा पावर एंजॉय कर रहे हैं जो अपोजिशन के हिस्से में आता है। जो कैदियों के हवाले से बात की, देखें सारे माजी में भी जो लीडरशिप गिरफ्तार हुई है वो अदालतों के थ्रू आज़ाद हुई है ना। हाँ। ये आपको सड़कों पे आज़ादी नहीं मिलेगी, ये आप अदालतों में चले जाएं, जहाँ पे अदालत आपको रिलीफ देगी, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये गैर मुतालबे इनमें कोई वज़न नहीं है। ये इनका मकसद एक ही है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आने का मकसद, इंतशार का मकसद एक है। इनसे हजम नहीं होता, बानी पीटीआई से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती है, खुशहाली हजम नहीं होती है। वो हमेशा जब भी पाकिस्तान की मईशत आगे जाना शुरू होती है ये कोई ना कोई काल दे देते हैं। और मैंने पहले भी आप इंट्रो में कहा, किस काल में जब वो खुद बाहर थे कोई कामयाबी हुई? 2014 से इनका एहतजाज नाकाम हो रहा है। तो बेहतर यह है कि ये तहरीक फसाद इंतशार पार्टी का नाम रख दें, ये करते रहें, इनके नसीब का हिस्सा है, एहतजाज करते रहें, हम इनको नाकाम बनाते रहेंगे। जो भी फैसले होने हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होने हैं, इंसाफ मिलना है, अदालतों के अंदर से मिलना है। हाँ। और कोई रास्ता नहीं है। वो तो कह रहे हैं 26वीं आईन तरमीम जो है खत्म की जाए, 26वीं आईन तरमीम उठ जाए ना। जुडिशल कमीशन में क्यों बैठे हुए हैं? हाँ। 2 मेंबरान इनके बैठे हुए हैं ना। तो मकसद ये है कि बानी पीटीआई अब जो अंदर बैठ के बातें करता है उस पर बाहर, जो मैंने पहले भी कहा, पार्टी में कोई अमल दरामद नहीं होता है, पार्टी तकसीम हो चुकी है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं इनके, उनमें कोई जो है कोई इनमें इताद नहीं है, कोई एक बयानिया नहीं है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इनके बयानों से, ऐलानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा एजेंडा एक ही है कि पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पे लेके जाना है, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई का हमने कम किया है, हम बिजली का जो क्राइसिस अवाम के लिए महंगे बिल है हम वो कम करना चाहते हैं। वैसे ये सवाल है अदर साहब कि वो कह रहे हैं कि आपका कोई लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब नहीं हुआ, बता दें कि कोई कामयाबी हुई है इनको। मैं जवाब देता हूँ। देखिए मेरी एक बात, सीधी सी बात है भाई, हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की जो जमात है, एस्टैब्लिशमेंट इनको आगे लेके आई है। हमारे लिए आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना, ये डिटेंशन ऑर्डर खत्म करें, 144 का निफाज खत्म करें, खंदके खोदना बंद करें, लोगों को घरे से उठाना बंद करें। हमने नहीं ये किया। और लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह कभी देखे तो देखे, उसके बाद देखे फिर क्या हाल होता है। एक और बात बताता चलूं आपको, देखिए हमारी पार्टी के अंदर अगर इख्तिलाफ आता है ना, वो हम जाने आप जाने, आप कौन होते हैं इस मामला में दाखिल करने वाले? जाके पार्टी को बचाएं, जिनीवा से लेकर आए, अमेरिका में ट्रंप के लिए 5 दिन कोशिशें करते रहे। आपके इफ्तिखार शराजी साहब ने कहा है ना, बड़ी कोशिश की नवाज शरीफ में जाकर वहां मिलने की, वहां पर बैठकर क्या करने के
गए हैं जिनीवा के अंदर? जिनीवा के स्विट्जरलैंड की पुरानी कहानी है, क्या भूल गए? क्या पैसे टिकाने लगाने गए या क्या करने गए हैं? और क्या करने गए इस मुल्क के लिए? इस मुल्क में समूह की हालत है। अच्छा, महंगाई की बड़ी बात करते हैं। पिछले साल महंगाई 30% बढ़ रही थी, अब वो कम होकर 30% की जगह 9% या 10% पे आ गई। क्या महंगाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आई? क्या डॉलर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया? क्या पेट्रोल वापस आया? बिजली की कीमतें कहां से कहां चलेगी? वो बताते हैं लॉलीपॉप दे देंगे थोड़ा सा। वो क्या लॉलीपॉप देंगे आप? अब आम के लिए 85 से लेकर आज तक देखें जो तबाही और बर्बादी इन्होंने की है। आप बात कर रहे हैं अमेरिका की, अदर साहब आप बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो क्यों फिर उम्मीदें क्यों लगाई हुई हैं आपने अमेरिका पे कि ट्रम्प साहब आ गए तो फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा? अच्छा देखिए, मैं बताऊं आपको, नहीं हमारा ये बिल्कुल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमें कोई उम्मीद नहीं है, सच्ची बात बता दूं आपको। अच्छा। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न सुन लीजिएगा। हमारा कंसर्न यह है जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। यूएन का जो वर्किंग पेपर आया आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर, फिर यूके की पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हुए, वो पाकिस्तानी सालमियत मुदाखलत की बात नहीं की। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उसके ऊपर आवाज उठाई है। यूके की पार्लियामेंट ने भी उठाई। क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है? जो दो लोग बाहर से आवाज उठाते हैं, फिर बोला करें आप, उस वक्त क्यों नहीं बोलते? और हम अगर कश्मीर में बैठे आवाज उठा रहे हैं, अगर हम फलस्तीन के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन की आवाज उठा रहे हैं, फलस्तीन के अंदर उठा रहे हैं, तो क्या इसमें क्या है? नहीं, मुझे बताएं, फलस्तीन के लिए ऐवान सदर में कॉन्फ्रेंस होती है, ये नहीं आते हैं? इनके लिए जो लॉबिंग जो करते हैं या ये जो खत लिखने वाले हैं, उन्होंने क्या मजम्मत की है? इजराइल की मजम्मत की है? क्या जो गजा में जुल्म हो रहा है मजम्मत की है? तो वहां पे उनको इंसानी हुकूक अलमिया जो इतना जन्म ले रहा है उनको नजर नहीं आता, इंसानी अलमिया नजर नहीं आता। क्या बानी पीटीआई के साथ हो रहा है? क्या मुझे बताए, बादशाह खान कितने साल जेल में रहा है? साईं जीएम सैयद कितने साल जेल में रहा है? नवाज शरीफ साहब कितने साल जेल में रहा है? कोई जेल में रहना कोई बड़ी बात हो गई बानी पीटीआई? और जिस तरह इनको सहूलतें मिल रही है अदालतों की सहूलतकारी से, किसी कैदी को पाकिस्तान में मिल रही है? जी जी अदा साहब, एहतजाज होने दीजिए के मामले में। आज तक अब अंदाजा लगाए यहाँ पर आप लोग क्यों नहीं आए कॉन्फ्रेंस में? आप क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में? आप उनके खिलाफ होने वाली कॉन्फ्रेंस में क्यों शरीक नहीं होते? ये कौन लोग हैं जो आपकी लॉबिंग कर रहे हैं? आपको पता नहीं है वो यहूदी लॉबी है? सुन ले, वो इंडियन नहीं है। जो खत लिखने वाले कौन है, आइडेंटिफाई करें, नाम निकालें, वो कौन लोग हैं? वही लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी अदालतें करेगी, पाकिस्तान का पार्लियामेंट करेगा, कोई हमारा और फैसला नहीं करेगा। चलने वाली अवाम चाहती है, क्या किया आपने? वो बताए कौन को क्या किया आपने? अवाम के पास हम जाएंगे, हम 29 में जाएंगे अवाम के पास। अवाम हमें अगर मुंतखब करेगी, हमारी अच्छी पॉलिसी होगी तो खिलदार साहब बहुत शुक्रिया, रसीद साहब बहुत शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, बात जो भी हो, चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे जो है वो कोई चीज़ भी हो, लेकिन डायलॉग का रस्सा जो है वो खुला रहना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। बातचीत जो है वो सियासत का हिस्सा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।